दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एमपीएससी क्या होता है, एमपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है यानी किन किन पोस्ट पर भर्ती होती है, अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीएससी के बारे में। दोस्तों एमपीएससी का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग। एमपीएससी एक संस्था है या फिर हम कह सकते हैं एजेंसी है जो कि महाराष्ट्र राज्य की यानी कि महाराष्ट्र स्टेट की जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सेवाएं हैं, उनके जो पद हैं यानी कि उनके जो पोस्ट हैं उन पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है, मतलब कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। दोस्तों एमपीएससी महाराष्ट्र स्टेट यानी कि महाराष्ट्र राज्य की ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सिविल सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, उनके जो पद हैं यानी कि उनके जो पोस्ट हैं उन पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है यानी कि एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। एमपीएससी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और एमपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष कंडक्ट कराती है, मतलब हर साल नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम कराया जाता है, पोस्ट पर भर्ती की जाती है। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एमपीएससी की जो अधिकतर पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री, मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी सब्जेक्ट में, एनी स्ट्रीम आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, पीसीए, बीएससी नर्सिंग, बीबीए, इसके अलावा कोई भी अदर बैचलर डिग्री कोर्स आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं, कुछ विशेष पद हैं। अगर आप उन पदों पर यानी कि उन पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास उससे संबंधित सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं आइए बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विसेज, अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, किस सब्जेक्ट में, कॉमर्स में या फिर सीए में या फिर आउटलॉ अकाउंटिंग बाय आईसीडब्ल्यूए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो कॉमर्स में, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री टेक्निकल पोस्ट की, तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग की फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किस ब्रांच में, सिविल ब्रांच में या फिर आर्किटेक्चर या फिर टाउन प्लानिंग, या फिर आप साइंस की स्ट्रीम में डिग्री रखते हैं, मतलब कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए, तो ये जो पोस्ट है अगर आप इस पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास साइंस की स्ट्रीम में, मतलब साइंस में बैचलर डिग्री हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग की है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, यानी कौन कौन सी पोस्ट होती है स्टेट सिविल सर्विसेज में। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो होते हैं क्लास 1 पोस्ट और दूसरी होती है क्लास 2 पोस्ट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 पोस्ट के बारे में। तो वो कुछ इस तरीके से हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी का पोस्ट, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ ए, फाइनेंस एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। इसके अलावा दोस्तों चीफ ऑफिसर नगर पालिका या फिर नगर परिषद ए, तहसीलदार। तो ये होती हैं क्लास 1 पोस्ट। अब हम बात करते हैं क्लास 2 पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ बी, इसके अलावा चीफ ऑफिसर नगर पालिका नगर परिषद बी, मंत्रालय सेक्शन ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बी, तालुका इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि TILR। इसके अलावा दोस्तों डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, फाइनेंस ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि ARTO। इसके अलावा दोस्तों नायब तहसीलदार का पोस्ट होता है। इसके अलावा और भी पद हो सकते हैं यानी कि और भी पोस्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी जो है वो किन किन पदों पर भर्ती के लिए आई है।
इसलिए ज़रूरी है कि जब एमपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, जब ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो, एडवर्टीजमेंट जारी हो, तब आप उसको पढ़ लें। वहाँ पर जो पोस्ट मेंशन किए गए हों कि इन पदों पर भर्ती होनी है, अगर आप उनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तब भी आप एमपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एमपीएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उसके लिए आपको मराठी लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो है 19 से 38 वर्ष, यानी कि 19 to 38 ईयर्स। ये है जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी मिलती है। कितनी मिलती है, आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल यानी कि 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में। ध्यान रखिएगा, अपर एज लिमिट यानी कि अधिकतम आयु सीमा में। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 7 ईयर्स यानी कि 7 साल की एज में छूट मिलती है। और अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है यानी कि अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स यानी कि 45 वर्ष। अगर आप बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 43 ईयर्स यानी कि 43 वर्ष। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 43 ईयर्स यानी कि 43 वर्ष। अगर आप बैकवर्ड क्लास एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 48 ईयर्स यानी कि 48 वर्ष। और अगर आप क्वालिफाइड प्लेयर हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 43 ईयर्स यानी कि 43 वर्ष। तो ये है एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें अटैम्प्ट लिमिट के बारे में, यानी कि आप एमपीएससी का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी कि ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को 6 बार दे सकते हैं, यानी कि आपके लिए अटैम्प्ट लिमिट है 6। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अटैम्प्ट लिमिट है 9। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी अटैम्प्ट लिमिट नहीं है। मतलब कि आप अपनी एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम स्टेज के बारे में तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, यानी कि 3 चरण होते हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरी स्टेज होती है मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि साक्षात्कार। अगर आप ये तीनों स्टेज यानी कि ये 3 जो चरण हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं जिनके टोटल मार्क्स यानी जिनके कुल अंक हो जाते हैं 400। एक पेपर 200 नंबर का होता है। इस तरीके से 2 पेपर होते हैं, उनके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 400 यानी कि 400। अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा की यानी कि मेंस की, तो इसमें आपको टोटल 6 पेपर्स देने होते हैं। मतलब कि टोटल 6 पेपर आपको देने होते हैं मेन एग्ज़ाम में, और इनके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 800 यानी कि 800। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है यानी कि जो साक्षात्कार होता है वो 100 नंबर का होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो राइट इन्फो वाला वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी अदर टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।